हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग के वेग का अध्ययन किया कि तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग जो होता है किन किन राशियों पर निर्भर करता है और उस पर बेस्ड अपन ने न्यूमेरिकल देखे। अब अपन देखेंगे तनी हुई डोरी में कंपन की विधाएं, मेथड्स ऑफ वाइब्रेशन इन टेंशन्ड वायर। ठीक है, तो अपन देखते हैं तनी हुई डोरी में कंपन की विधाएं। तनी हुई डोरी में कंपन की विधाएं। तो बच्चों भी अपन ने देखा तनी हुई डोरी में कंपन की विधाएं। अब बच्चों किस टाइप से इसमें वाइब्रेशन हो सकते हैं ये आपको देखना है। देखो बच्चों, ये निश्चित है कि जो फिक्स सिरा है वहां पर हमेशा निष्पंद बनेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप के कंपन ये हो सकते हैं कि यहां पर नोड बने और यहां पर भी नोड बने और बीच में निश्चित रूप से एंटी नोड बनेगा। और सबसे सिंपलेस्ट टाइप के जो कंपन हो सकते हैं वो इस टाइप के कंपन होंगे। और सपोज करो कि इस स्थिति में जो तरंग धैर्य है वो क्या है, लैम्डा वन है। इस स्थिति में जो तरंग धैर्य है वो क्या है, लैम्डा वन है। अब हो सकता है कि ये दो खंडों में कंपन करे। सपोज करो इस स्थिति में तरंग धैर्य लैम्डा 2 है और या फिर ये 3 खंडों में कंपन करे और इस स्थिति में जो तरंग धैर्य है वो क्या है बच्चों, लैम्डा 3 है। आपको ये भी पता है कि दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की जो दूरी होती है वो लंबाई के बराबर होती है। तो लैम्डा 1/2 जो होगा वो बराबर होगा एल के, या लैम्डा 1 की वैल्यू जो होगी वो 2l के बराबर होगी और n1 इक्वल टू बनेगी v अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू बनेगी v अपॉन 2l। ये बच्चों इसको अपन कहेंगे मूल आवृत्ति या मूल स्वर कहेंगे। ठीक है, अब जब ये दो खंडों में कंपन कर रही है तो ये λ/2 ये λ/2 तो टोटल कितनी होगी लैम्डा। तो सुविधा के लिए मैं क्या कहता हूं 2λ/2/2 कहा जा सकता है। ये l के बराबर होगा और λ2 बराबर बनेगा 2l/2 और n2 इक्वल टू बनेगा 2v अपॉन 2l। अब ये आवृत्ति मूल आवृत्ति की दुगनी है, इसलिए अपन क्या कहेंगे बच्चों, इसको द्वितीय सन्नादी। क्या कहेंगे बच्चों, द्वितीय सन्नादी या सेकंड हार्मोनिक कहेंगे। और या फिर प्रथम अधिस्वरक, क्या कहेंगे, प्रथम अधिस्वरक कहेंगे। इसी टाइप से आपको ये λ2 λ/2 तो ये बनेगा 3λ3/2 इक्वल टू l, या λ3 की वैल्यू हो जाएगी 2l/3 या n3 बराबर बन जाएगा 3v अपॉन 2l और ये कहलाएगी तृतीय सन्नादी। ये कहलाएगी तृतीय सन्नादी और द्वितीय अधिस्वरक।
तृतीय सन्नादी या द्वितीय अधिस्वरक। और बच्चों अपन ने ये देखा कि जो N1 अनुपात N2 अनुपात N3 जो है ये बनेगा 1:2:3, अर्थात तनी हुई डोरी में सभी सन्नादियां उत्पन्न की जा सकती हैं, अतः इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि मधुर होगी। तनी हुई डोरी में सभी सन्नादियां उत्पन्न की जा सकती हैं, अतः इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि मधुर होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि की मधुरता या गुणता है वो सन्नादियों की संख्या पर निर्भर करती है। अब बच्चों इसको जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं तो क्या बनेगा, n बराबर p/12 और v की जगह रखूंगा √t/m। तो ये तनी हुई डोरी में कंपन की आवृत्ति के लिए जनरल फॉर्मूला बन गया है बच्चों। और ये जो p है वो क्या है, खंडों की संख्या है। क्या है, खंडों की संख्या। कि ये डोरी एक खंड में कंपन करेगी या दो खंड में कंपन करेगी, तीन खंड में कंपन करेगी। टी आपको पता है कि डोरी में तनाव है, एम डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है और एल जो है वो डोरी की लंबाई है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ तनी हुई डोरी में कंपन की विधाएं। अब बच्चों इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक डोरी जो है वो दो दृढ़ आधारों के बीच में तनी हुई है। ये डोरी है जो दो दृढ़ आधारों के बीच में तनी हुई है। इसे ठीक मध्य बिंदु से दबाने पर कंपन की जो आवृत्ति है वो N1 है और ठीक मध्य बिंदु से झटका देने पर, प्लग करने पर कंपन की मूल आवृत्ति N2 है। तो N1 अनुपात N2 क्या होगा, ये अपन को ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। एक डोरी दो दृढ़ आधारों के मध्य तनी हुई अवस्था में कसी जाती है। इसे ठीक मध्य बिंदु से दबाने पर यानी प्रेस करने पर, दबाने पर कंपन की आवृत्ति N1 है। कंपन की आवृत्ति N1 है तथा ठीक मध्य बिंदु से झटका देने पर कंपन की आवृत्ति N2 है। तो N1/N2 क्या होगा। एक डोरी दो दृढ़ आधारों के मध्य तनी हुई अवस्था में कसी जाती है। इसे ठीक मध्य बिंदु से दबाने पर कंपन की आवृत्ति N1 है तथा ठीक मध्य बिंदु से झटका देने पर कंपन की आवृत्ति N2 है।
तो N1/N2 क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों। आपको ये पता है कि दृढ़ आधार जहां से कसी गई है वहां पे नोड बनेगा, ये निश्चित है, यहां पे नोड बनेगा। जब ठीक मध्य बिंदु से दबाएंगे तो निश्चित रूप से यहां पर भी नोड बनेगा, और जब नोड बनेगा तो ये डोरी जो है वो 2 खंडों में कंपन करेगी। कितने खंडों में कंपन करेगी? 2 खंडों में कंपन करेगी। और जब ठीक बीच में से प्लग किया जाता है, इसको खींच के छोड़ा जाता है, तो जहां से खींच के छोड़ेंगे वहां पर बच्चों एंटी नोड बनेगा, और जब यहां पे एंटी नोड बनेगा तो निश्चित रूप से ये जो डोरी है वो केवल एक खंड में कंपन करेगी। तो इस केस में बच्चों आपको पता है कि N1 जो बनेगा वो बनेगा 2/2L इंटू √T/m, और ये जो N2 बनेगा वो बनेगा 1/2L इंटू √T/m, और निश्चित रूप से N1/N2 जो आया बच्चों कितना आया? 2:1 आ गया। N1/N2 का जो अनुपात है बच्चों कितना आ गया? 2:1। तो ये क्वेश्चन था। अब बच्चों एक बार फिर ध्यान देना, दो दृढ़ आधारों के मध्य, दो दृढ़ आधारों के मध्य तनी हुई अवस्था में कसी डोरी के कंपन की मूल आवृत्ति स्मॉल n है। दो दृढ़ आधारों के मध्य तनी हुई अवस्था में कशी डोरी के कंपन की मूल आवृत्ति n है। यदि डोरी को L/4 दूरी से दबा दिया जाए तो कंपन की मूल आवृत्ति कितनी होगी। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, आपको पता है कि ये कह रहा है कंपन की मूल आवृत्ति n है, और मूल आवृत्ति n कब होगी? जब ये एक खंड में कंपन करेगी। और बच्चों इस केस में जो n बनेगा वो बनेगा 1/2L इंटू √T/m। लेकिन जब इसे L/4 दूरी से दबाया जाता है, ध्यान देना बच्चों, ये L/4 दूरी से दबाया जाता है, तो आपको पता है कि यहां पर निस्पंद बनेगा, और दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी समान होती है। तो L/4 दूरी पे एक निस्पंद बनेगा, तो अगेन L/4 दूरी पे निस्पंद बनेगा, फिर अगेन L/4 दूरी पे निस्पंद बनेगा, और निश्चित रूप से बच्चों ये जो डोरी है वो 4 खंडों में कंपन करेगी। ये जो डोरी है वो 4 खंडों में कंपन करेगी, और जब 4 खंडों में कंपन करेगी तो n' की वैल्यू हो जाएगी 4/2L इंटू √T/m। अर्थात आप ये कहेंगे कि n' बराबर क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4n। इसी प्रकार से बच्चों आपके क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक बार ध्यान देना, ये तनी हुई डोरी है और इसके कंपन की मूल आवृत्ति n है। इस तनी हुई डोरी के कंपन की जो मूल आवृत्ति है वो क्या है? n है। अब यदि अपन क्या करें, इस डोरी को, ये डोरी अपने पास कंपन की मूल आवृत्ति n है, यदि इस डोरी को L/4 दूरी से झटका दिया जाए, L/4 दूरी से झटका दिया जाए, तो कंपन की आवृत्ति कितनी होगी? तो बच्चों जब L/4 दूरी पे झटका देंगे तो यहां पे एंटी नोड बनेगा,
तो इतनी ही दूरी पर यानी L/2 दूरी पर नोड बनेगा। मीन्स कुल मिला के अब ये जो डोरी है वो दो खंडों में कंपन करेगी। इसलिए पहले जो n था वो तो था 1/12 इंटू √T/m, और अब जो n डैश जो है वो बनेगा 2/12 इंटू √T/m, और कुल मिला के बच्चों क्या हो गया, ये 2n के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 2n के बराबर हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। अब अपन बच्चों देखेंगे तनी हुई डोरी में कंपन के नियम। तनी हुई डोरी में कंपन के नियम। तनी हुई डोरी में कंपन के नियम, जिसमें फर्स्ट आता है लंबाई का नियम। पहला जो नियम है बच्चों वो क्या है? लंबाई का नियम। और अगर मैं इस फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूले से देखता हूं तो क्या बनता है? P/12 √T/m। लंबाई के नियम को कैसे डिफाइन करेंगे? यदि किसी डोरी में तनाव तथा उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहे तो डोरी के कंपन की आवृत्ति उसकी लंबाई के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसे ही क्या कहेंगे बच्चों? लंबाई का नियम कहेंगे। तो कैसे डिफाइन करूंगा इसको? यदि किसी डोरी में तनाव, यदि किसी डोरी में तनाव तथा उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहे, यदि किसी डोरी में तनाव तथा उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहे तो डोरी के कंपन की आवृत्ति उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डोरी के कंपन की आवृत्ति उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l या n इंटू एल बराबर कांस्टेंट या n1 L1 बराबर n2 L2। अब बच्चों अगर डोरी के कंपन की आवृत्ति और लंबाई के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो निश्चित रूप से आयताकार अतिप्रवल आएगा। और यदि n वर्सेस 1/L के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और यदि n इंटू एल वर्सेज एल के बीच में ग्राफ खींचे तो बच्चों कांस्टेंट लाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट लाइन आ जाएगा। क्लियर है? अब इस पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। एक अज्ञात स्वरित्र को, अब इसका जो तनी हुई डोरी का जो उपयोग किया जाता है वो सोनोमीटर के प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, तो अपन वहीं से क्वेश्चन बनाते हैं। एक अज्ञात स्वरित्र को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक अज्ञात स्वरित्र को तनी हुई डोरी ब्रैकेट में स्वरमापी
तनी हुई डोरी के साथ कंपित कराने पर प्रति सेकंड 5 विस्पंद सुनाई देते हैं। कितने विस्पंद सुनाई देते हैं? प्रति सेकंड 5 विस्पंद सुनाई देते हैं जब डोरी की लंबाई 95 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर होती है। तो अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करो। अब इसका मीनिंग समझे पहले तो बच्चों, जब 95 सेंटीमीटर लंबाई होती है तो भी 5 विस्पंद सुनाई दे रहे हैं और 100 सेंटीमीटर होती है तो भी 5 विस्पंद सुनाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब इस डोरी की लंबाई 95 सेंटीमीटर होती है तो डोरी के कंपन की आवृत्ति स्वरित्र की आवृत्ति से 5 ज्यादा हो जाएगी, और जब लंबाई को बढ़ा देंगे तो अब क्या हो जाएगी? डोरी के कंपन की आवृत्ति स्वरित्र की आवृत्ति से 5 कम हो जाएगी। तो बच्चों कैसे सोल्व करेंगे? सपोज करो कि स्वरित्र की आवृत्ति n है, तो आप ये कहेंगी n+5 अपॉन n-5 जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? 100/95। ऐसे ही करोगे, क्योंकि n+5 कब होगी? जब लंबाई 95 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। n-5 कब होगा? जब लंबाई 100 सेंटीमीटर है। और वैसे भी देखो बच्चों कि LHS का मान जब 1 से ज़्यादा आ रहा है तो RHS का मान भी 1 से ज़्यादा आना चाहिए, और एक घात पर निर्भर करता है, इसलिए वैसे की वैसे घात आ जाएगा। इसको बच्चों जब अपन सोल्व करेंगे तो यह आएगा 20/19, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 19n+95 इक्वल टू बनेगा 20n-100, या n बराबर 95 + 100 बराबर कितना बनेगा? 195 हर्ट्ज। तो बच्चों अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति कितनी आ जाएगी? 195 हर्ट्ज आ जाएगी। अज्ञात स्वरित्र की जो आवृत्ति आएगी वो कितनी आ जाएगी? 195 हर्ट्ज आ जाएगी। तो ये तो था बच्चों लंबाई का नियम। अब अपन देखते हैं तनाव का नियम। दूसरा जो नियम अपन देखेंगे वो है तनाव का नियम। आगे बच्चों अपन देखते हैं वो है तनाव का नियम। और बच्चों ये तनाव का नियम क्या कहता है? तनाव का नियम बच्चों ये कहता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो आप, n = p/2l√T/m। और तनाव का नियम ये कहता है कि यदि किसी डोरी की लंबाई तथा उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहे तो डोरी के कंपन की आवृत्ति तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होती है। क्या कहता है? यदि किसी डोरी की लंबाई तथा उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहे, यदि किसी डोरी की लंबाई तथा उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहे तो डोरी के कंपन की आवृत्ति
तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होती है। अर्थात n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी या n1 अपॉन n2 इक्वल टू रूट t1 अपॉन t2। ये कहलाता है बच्चों तनाव का नियम। अब इस पर बेस्ड भी अपन क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, ध्यान दो बच्चों। एक अज्ञात स्वरित्र को सोनोमीटर के साथ कंपित करने पर एक अज्ञात स्वरित्र को सोनोमीटर के साथ कंपित करने पर प्रति सेकंड 5 विस्पंद सुनाई देते हैं। एक अज्ञात स्वरित्र को सोनोमीटर के साथ कंपित करने पर प्रति सेकंड 5 विस्पंद सुनाई देते हैं जब तार में तनाव 81 न्यूटन तथा 100 न्यूटन होता है। तो अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सेम लॉजिक लगाना है, यानी जब 81 न्यूटन तनाव होता है तो भी 5 विस्पंद सुनाई देते हैं, और जब 100 न्यूटन का तनाव होता है तो भी 5 विस्पंद सुनाई देते हैं। इसका मतलब एक बार तो क्या हो जाएगा, डोरी के कंपन की जो आवृत्ति है वो स्वरित्र की आवृत्ति से कम रह जाएगी, और एक बार डोरी के कंपन की आवृत्ति स्वरित्र की आवृत्ति से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, आपको पता है कि n+5 अपॉन n-5 इक्वल टू बनेगा 100 अपॉन 81 का रूट, क्योंकि तनाव के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये आ जाएगा बच्चों 10/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9n+45 इक्वल टू 10n-50, या n बराबर 50+45 इजिकल टू 95 हर्ट्ज। इस टाइप से बच्चों अज्ञात स्वरित्र की जो आवृत्ति आएगी वो कितनी आ जाएगी, 95 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, तो ये था अपने तनिवी तनाव का नियम। अब बच्चों तीसरा जो नियम आता है, ये दूसरा नियम था, तीसरा नियम आता है बच्चों, वो आता है द्रव्यमान का नियम। और द्रव्यमान का नियम क्या कहता है कि यदि किसी डोरी की लंबाई तथा उसमें तनाव का मान नियत रहे तो डोरी के कंपन की आवृत्ति डोरी की एकांक लंबाई के द्रव्यमान के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। इसको क्या कहेंगे बच्चों, द्रव्यमान का नियम कहेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, यदि किसी डोरी की लंबाई तथा उसमें तनाव का मान नियत रहे तो डोरी के कंपन की आवृत्ति एकांक लंबाई के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे क्या कहेंगे बच्चों, द्रव्यमान का नियम। चौथा नियम है बच्चों मेल्डी का नियम। चौथा जो नियम है वो है मेल्डी का नियम। और बच्चों मेल्डी का नियम क्या है, ये कहता है कि P इंटू √T इक्वल टू कांस्टेंट होगा। खंडों की संख्या तथा तनाव के वर्गमूल का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसे कहेंगे बच्चों मेल्डी का नियम। अब बच्चों ये जो तनी हुई डोरी में कंपन के नियम हैं,
इनका सत्यापन जो है वो दो प्रयोगों द्वारा किया जाता है। एक तो किया जाता है स्वरमापी के द्वारा और दूसरा किया जाता है यानी सोनोमीटर के द्वारा, और दूसरा किया जाता है मेलडी के प्रयोग द्वारा। तो अब अपन देखते हैं पहले सोनोमीटर। तो बच्चों इस सोनोमीटर या स्वरमापी क्या होता है? स्वरमापी या सोनोमीटर ये बच्चों इसमें एक लकड़ी का इस टाइप का बॉक्स होता है। यहां पर इसमें एक खूंटी लगी होती है और यहां पर दो सेतु लगे होते हैं, ब्रिज। ये इस टाइप का अरेंजमेंट होता है बच्चों। इसमें ये खूंटी होती है, उसके ऊपर से इस खूंटी से एक तार को बांधा जाता है और ये दो सेतुओं B1 और B2 से गुजरते हैं, B2 के ऊपर से गुजरते हैं। और इन सेतुओं के बीच की दूरी को यानी आगे पीछे सेतुओं को खिसकाया जा सकता है और वायुमंडल से संपर्क रखने के लिए यहाँ पर इसमें कुछ छेद बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये सोनोमीटर का प्रयोग है। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, सोनोमीटर के द्वारा लंबाई के नियम का सत्यापन करना चाह रहे हैं। जैसे क्या करना चाह रहे हैं, इस सोनोमीटर के द्वारा लंबाई के नियम का सत्यापन करना चाह रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये जो सेतु B1 है इसको तो फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और B2 को आगे पीछे खिसकाते हैं। यहाँ पे आपको बता टेंशन जो होगा उस लटकाए गए भार के बराबर होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो अपने 2 किलोग्राम का पिंड लटका दिया, तो लटका कर क्या है इसमें तनाव का मान तो मैंने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया मैंने, तनाव का मान फिक्स कर दिया। और चूंकि तार जब फिक्स है तो उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान भी फिक्स है। अब क्या करते हैं, अलग अलग स्वरित्र लेते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, N1 आवृत्ति का स्वरित्र लिया, N2 का लिया और N3 आवृत्ति का स्वरित्र लिया। ठीक है, मैं N1 आवृत्ति के स्वरित्र को पैड पे बजाऊंगा और उसको कंपित करवा के स्वरमापी के ऊपर यहां पर रखूंगा। स्वरमापी के ऊपर रखने पर क्या होगा कि इस तार में कंपन उत्पन्न होंगे। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, अनुनाद की स्थिति ज्ञात करूंगा। और अनुनाद की स्थिति में स्वरित्र के कंपन की आवृत्ति और इस तार के कंपन की आवृत्ति आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और उस स्थिति में अपन को तेज आवाज सुनाई देती है। और ऐसा अनुनाद की स्थिति का सही पता लगाने के लिए यहां पर एक कागज का छोटा टुकड़ा तोड़कर इस तार के ऊपर रख दिया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं राइडर। जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, राइडर बोलते हैं। जब ये तार तेजी से वाइब्रेट करेगा तो ये कागज का टुकड़ा गिर जाएगा, तो अपन को ये पता चल जाएगा कि अनुनाद की स्थिति आ चुकी है। तो जैसे पहला स्वरित्र लूंगा N1 आवृत्ति का और उसके लिए अनुनादित लंबाई L1 ज्ञात करूंगा। फिर दूसरा N2 लूंगा, इसके लिए अनुनादित लंबाई L2 ज्ञात करूंगा। N3 लूंगा और उसके लिए अनुनादित लंबाई L3 ज्ञात करूंगा। समझ में आ रहा है। और फिर अगर N1 इंटू L1 बराबर N2 अपॉन N2 L2 बराबर N3 L3 आ जाए तो लंबाई के नियम का सत्यापन हो जाएगा। तो यदि N और L का गुणनफल कांस्टेंट आ जाता है तो लंबाई के नियम का क्या हो जाएगा बच्चों, सत्यापन हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, केवल लंबाई के नियम का ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है। तनाव और द्रव्यमान के नियम का हमेशा अप्रत्यक्ष सत्यापन होता है। ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखनी है। सोनोमीटर हो चाहे मेलडी का प्रयोग हो,
लंबाई के नियम का तो प्रत्यक्ष सत्यापन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अपन जैसे जिस आवृत्ति होगी उसके अकॉर्डिंग एल को तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन न तो तनाव को एग्जैक्टली अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है, क्योंकि अपने पास फिक्स बाट होते हैं। अपन 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम बढ़ा सकते हैं, 200 200 200 बढ़ा सकते हैं, 300 300 300 ग्राम बढ़ा सकते हैं, चाहे जैसा द्रव्यमान अपन नहीं बढ़ा सकते। इसलिए क्या है कि तनाव के नियम का भी सीधा सत्यापन नहीं किया जा सकता है, और लंबाई उसका द्रव्यमान के नियम का भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा सकता। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि लंबाई के नियम का तो प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है, लंबाई के नियम का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है, परंतु द्रव्यमान एवं तनाव के नियम का अप्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है। तो बच्चों ये था अपने पास सोनोमीटर का प्रयोग, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे मेलडी का प्रयोग। चलो बच्चों अपन अभी ये और देख लेते हैं इसी में मेलडी का प्रयोग। इस मेलडी के प्रयोग में से बच्चों केवल और केवल जो पूछे जा सकने वाला केवल एक ही क्वेश्चन है, और वो थोड़ा सा ध्यान देना। मेलडी का प्रयोग, और इस मेलडी के प्रयोग में दो अवस्थाएं होती हैं। एक होती है अनुप्रस्थ व्यवस्था, वह व्यवस्था जिसमें स्वरित्र की भुजाओं के कंपन डोरी की लंबाई के क्या हों, लंबवत हों, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अनुप्रस्थ व्यवस्था बोलते हैं। वह व्यवस्था जिसमें स्वरित्र की भुजाओं के कंपन स्वरित्र की भुजाओं के कंपन डोरी की लंबाई के लंबवत हों, तो इसे अनुप्रस्थ व्यवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अनुप्रस्थ व्यवस्था। और ये ऐसा अरेंजमेंट होगा, ये स्वरित्र है, और यदि ये डोरी इस टाइप से बंधी हुई है, और यदि स्वरित्र की भुजाओं के कंपन ऐसे हैं, ये डोरी की लंबाई ऐसे है, स्वरित्र की भुजाओं के कंपन ऐसे हैं, इसलिए इसे अनुप्रस्थ व्यवस्था कहते हैं। और बच्चों इस अनुप्रस्थ स्थिति में क्या होता है कि स्वरित्र के कंपन की आवृत्ति और डोरी के कंपन की आवृत्ति बराबर होती है। ये ध्यान देने वाली बात है। इस स्थिति में स्वरित्र के कंपन की आवृत्ति
तथा डोरी के कंपन की आवृत्ति आपस में बराबर होती हैं। अर्थात कैपिटल N बराबर स्मॉल n बराबर P/12√T/m। ठीक है बच्चों। लेकिन दूसरी है अनुदैर्ध्य व्यवस्था। अनुदैर्ध्य व्यवस्था में क्या होता है, यदि ये स्वरित्र है, मान लो यदि स्वरित्र की भुजाओं के कंपन डोरी की लंबाई के क्या हों, अनुदिश हों। डोरी की लंबाई के क्या हों बच्चों, अनुदिश हों, तो इसे अपन क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य व्यवस्था बोलेंगे। और इस स्थिति में स्वरित्र के कंपन की आवृत्ति डोरी के कंपन की आवृत्ति की दुगनी होती है। इस स्थिति में स्वरित्र के कंपन की आवृत्ति डोरी के कंपन की आवृत्ति की दुगनी होती है। अर्थात कैपिटल N की वैल्यू 2n के बराबर होगी और n की वैल्यू आपको पता है, ये होती है P/12 × क्लियर है बच्चों। तो ये अपने पास तनी हुई डोरी में कंपन और तनी हुई डोरी में कंपन के नियमों का सत्यापन अपन ने किया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे बच्चों डॉपलर प्रभाव।